वीडियो का अच्छा से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से चीजों को समझा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है मेरे इस डिजिटल सम के वीडियो में। ये डिजिटल सम का सबसे अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले मैंने डिजिटल सम का और 3 वीडियो रिलीज कर चुका हूँ और ये लास्ट वीडियो हो रहा है। और ये सारे वीडियो जो मैंने रिलीज किया है, यदि ये सभी वीडियो को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप डिजिटल सम का मास्टर बन जाइएगा। और इस कंडीशन में आपसे एग्जाम में कैलकुलेशन जो है वो वाकई में बहुत स्पीड में बनने लगेगा। चाहे आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा के सवाल बना रहे हो एग्जाम में, यदि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जहां पर भी आ जाता है तो आपको मेरा बताया गया डिजिटल सम काफी मददगार होगा। इसे आप अपने लाइफ में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपने मेरे वीडियो का अच्छा से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से चीजों को समझा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो का अच्छा से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से चीजों को समझा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यदि मेरे इस वीडियो में कहीं से भी यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस सवाल में दिक्कत हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उस पर आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जहां पर भी सवाल बता देता हूं वहां पर विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं सवाल के हर पहलू को बेस से तोड़ के बता देता हूं, जिसके कारण कि आपको दिक्कत होगी ही नहीं। यदि एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा आप रिपीट करके देखिए उसको, आपको निश्चित ही समझ में आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और यही कारण है कि डिजिटल सम जो है इसको पढ़ाने के बाद मुझे विश्वास ये हो रहा है कि आप कैलकुलेशन को अच्छी तरह से तोड़ पाइएगा। तो चलिए अब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कि यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इनका लाभ ले सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके, हमें भी पढ़ाने का कुछ फायदा हो आपके साथ, मुझे भी आगे बढ़ने के लिए आप हिम्मत दे सकें। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं जो है अब अगला सवाल शुरू करने जा रहा हूं। इस सीरीज में डिजिटल सम से संबंधित कुछ सवाल को सोल्व करूंगा और उसके पश्चात जो है हम डिजिटल सम को समाप्त करेंगे। इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट जो है हम अलजेब्रा का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि किसी कक्षा के 1/5 भाग का औसत अंक 77% है, कक्षा के 1/4 भाग का औसत अंक 85% है तथा शेष कक्षा का जो औसत अंक है वो 52% है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत क्या होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा का 1/5 भाग एक अलग कर दिया गया है और यहाँ पर 1/4 भाग एक अलग कर दिया गया है और एक शेष कक्षा का यानी शेष भाग जो है, शेष भाग ये अलग कर दिया गया। यानी पूरी कक्षा को, यदि पूरी कक्षा की बात करें तो पूरी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, पूरी कक्षा पूरी क्लास में जितना भी स्टूडेंट है उसको यहाँ पर एक्चुअल में 3 पार्ट में इस क्वेश्चन में बांट दिया गया है। आप सबसे पहले प्रश्न को आराम से समझें, प्रश्न समझने के बाद सवाल जो है वो चुटकियों में बन जाता। सबसे आवश्यक चीजें है कि आप प्रश्न को समझें। यदि आरंभ से अंत तक प्रश्न को आप समझ गए तो आपसे सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि कक्षा के जो छात्र हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1/5 भाग, 1/4 भाग और एक्स्ट्रा कोई भाग। तो 3 भाग में इस तरह से डिवाइड किया गया है, चाहे जितना भी कर ले। कोई एक पूछ रहा है, टोटल कक्षा का पूछ रहा है कि औसत कितना होगा। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं कि ये बटा वाला जो कंडीशन है, इसका जो नीचे वाला है ये 5, हर में जो भी पार्ट रहेगा ये नीचे वाला 4 और भी जो भी रहेगा उसका हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि 5 और 4 जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम यदि आप लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बंधु, तो ये आएगा 20
और ये जो एलसीएम होता है, ये एलसीएम टोटल छात्र की संख्या को माना जाता है। ऐसा बनाने का प्रचलन है कि टोटल छात्र की जो संख्या है वो नीचे वाला सारा का एलसीएम, ये टोटल छात्र की संख्या हो गई। यानी एक मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो कुल जो छात्र है वो 20 हो गए। टोटल छात्र कितने हो गए? 20। अब यहाँ पर हम अलग अलग 3 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। चूंकि इसने 3 भाग में किया है तो हम भी 3 भाग में यहाँ पर क्या करेंगे? काम करेंगे। तो 3 भाग में जब करेंगे इसको, तो 20 का पहला भाग है 1/5। तो 20 का 1/5 यदि हम निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा 4 बार में, और यहाँ पर 4 छात्र आ जाएंगे। कितने छात्र आ जाएंगे? 4 छात्र आ जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि 1/4 हम करेंगे, 20 का 1/4 यदि हम करेंगे तो ये वाला कट के हमको 5 छात्र आएगा। ये कितना आएगा? 5 छात्र आएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, 20 छात्र में से 4 छात्र और 5 छात्र निकल गए, तो 4 और 5 टोटल 9 स्टूडेंट निकल गए। तो जो शेष स्टूडेंट बच रहा है, वो शेष स्टूडेंट कितना बच रहा है? शेष 11 स्टूडेंट बच रहा है। 11 स्टूडेंट बच रहा है। ये आप स्टूडेंट का फंडा समझ गए कि कैसे निकालते हैं। टोटल छात्र कैसे निकालते हैं, बाकी कैसे निकालते हैं, ये आप समझ गए। शेष निकल के आया 11। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 1/5 भाग है, मतलब जो 4 छात्र है, इसका औसत है 77%। इसका जो औसत है वो कितना है? 77%। और 1/4 भाग का औसत है 85%। यानी कि इसका जो औसत है ये कितना है? ये है 85%। ये कितना है? 5 गो का 85%। और शेष 11 बच रहा है। तो शेष कक्षा का औसत अंक 52% है। इसका कितना है? 52%। तो अब जब पूछ रहा है कि संपूर्ण कक्षा का औसत क्या होगा, तो संपूर्ण कक्षा का जब हम औसत की बात करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जान रहे होंगे कि औसत जब निकालते हैं तो टोटल का योगफल बटे टोटल छात्र की संख्या होती है। यानी टोटल ऊपर में कुल अंक जो भी लाया वो, और बटे या कुल जो भी है उस कुल योग, आप बटे छात्रों की कुल संख्या से भाग देते हैं। तो इसका मतलब छात्र की कुल संख्या यानी 20 से तो भाग हमको देना। अब यहाँ पर क्या करना है कि 4 छात्र है, 4 छात्र का जो औसत है वो 77% है। कितना है? 77%। प्लस 5 का है कितना? तो 85%। 5 का कितना? 85%। और जो शेष 11 है इसका हमारा आता है 52%। तो क्या करते हैं कि परसेंट को भूल जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम सवाल को डील करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना हो रहा है। चलिए हम यहां से लेते हैं। ये 4 गुना 7 और 7 14, 14 यानी 1 + 4 यानी 5। तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20। आप 20 का मतलब 2 + 0 यानी ये 2 बन जाएगा। ये क्या बनेगा? 2 बनेगा। प्लस यहां आ जाइए, ये 85 है तो 8 और 5 हो गया 13। 13 का मतलब हो गया 1 + 3 यानी 4 हो, 1 + 3 यानी 4 हो गया, और 4 × 5 = 20। अब 20 का मतलब 2 + 0 यानी ये कितना आ गया? 2 आ गया। और इसका हम डिजिटल सम करेंगे तो 1 + 1 ये 2 बनेगा, 1 + 1 ये 2 बनेगा, और गुना ये 5 + 2 यानी 7। 5 + 2 यानी 7 बनेगा। अब बटे इस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूना 14, और 14 का मतलब 1 + 4, 1 + 4 यानी ये 5 बनेगा। ये कितना बनेगा? 5 बन जाएगा। 14 मतलब 5। तो 5 2 7 और 2 कितना बन गया? 9। ये कितना बन गया? 9। और नीचे में 2 + 0 यानी 2 + 0 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया।
तो ये बन के क्या आ गया, ये बन के आ गया 9 गुना 1/2। 9 गुना 1/2 यानी ये बटे में जो 20 है, 20 का मतलब 2 + 0 यानी 2। तो 2 का मतलब, अब यहां पर पूरा डाटा 9 आया तो 9 गुने 1/2। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि हम जानते हैं कि 9 में किसी भी चीज से गुना करने से जो डिजिटल सम बन के आता है वो 9 आता है। डिजिटल सम बन के आता है कितना, 9। और यही कारण है कि हम इसको क्या कर दिए, 9 कर दिए, तो 1/2 कर दिए। तो देखिए यहाँ पर अब हमको डिजिटल सम 9 आया, तो ऑप्शन देखना है कि भाई किसका डिजिटल सम 9 आता है। तो चलिए 4 और 5 9, ये बच के कितना आ गया, 3 आ गया, इसका डिजिटल सम 3 आया, ये नहीं होगा आंसर। यहां आइए तो 6 8 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 का मतलब 2 + 4 यानी 6 आया, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पर चलते हैं तो 5 7 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 का मतलब 2 + 4 यानी 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं तो 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 का मतलब 1 + 8 मतलब 9। इसका डिजिटल सम कितना आया, 9। तो हमारा आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। तो इस प्रकार से जो है ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जा रहा है। एक सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्ग या वर्गमूल। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्ग या वर्गमूल, या तो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बोलिए या वर्गमूल। तो वर्गमूल पर आधारित जो भी सवाल है वो डिजिटल सम से कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर एक सवाल है कि 12 के स्क्वायर का मान क्या हो। तो 12 के स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं, लेकिन देखिए अगर ऐसे सवाल रहेंगे 2 अंक 3 अंक या कई अंकों के, तो उसको हम ऑप्शन के सहारे कैसे छापें। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर का मतलब है 1 + 12 मतलब 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। 3 का स्क्वायर 9। अब हम डिजिटल सम में देखते हैं कि अंक का जो है इसमें, कि अंक का किसका जो है अंकीय योग यानी किसका डिजिटल सम 9 आता है, वही हमारा आंसर। तो यहाँ 4 4 8 1 9, तो ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखिए, ये 6 3 9 तो कट जाएगा, बच जाएगा 1। यहाँ इसका डिजिटल सम 1 आया, तो ये नहीं होगा। 1 1 2 और 2, ये इसका डिजिटल सम 4 आया। इसका 4 8 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब 1 + 6 यानी इसका डिजिटल सम 7 आया, तो ये भी नहीं होगा। और सही ऑप्शन यही है कि 12 का स्क्वायर मतलब 144। अब एक और सवाल हम देखते हैं कि 98 का जो स्क्वायर होगा, 98 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें है कि 98 के स्क्वायर का मान क्या हो। तो 98 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो यहाँ 9, या तो 9 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सीधा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64। 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 64। 8 का स्क्वायर 64, और 64 का मतलब 6 + 4 यानी 10, और 10 का मतलब 1, यानी डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। अब हम देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 1 होता है। ये कट गया, 4 4, इसका डिजिटल सम 8 हुआ, ये नहीं होगा। ये 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से ये टोटल तो 0 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं तो ये 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10, 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1, और 1 हमारा डिजिटल सम आ गया। तो यही आंसर सी नंबर होगा। इसको चेक करते हैं, 9 कैंसिल हो गया, 8 4 12, 1 + 2 यानी इसका डिजिटल सम कितना आया, 3 आया। तो जो डिजिटल सम पूर्ण वर्ग का है उसके अंकों का योग करने पर जो है, जो ऑप्शन जो रहेगा उसमें से यदि उसका डिजिटल सम जिसका डिजिटल सम सेम आता है वही हमारा आंसर होगा।
और इस प्रकार से हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट को भी डिजिटल सम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट से संबंधित जो है कुछ आपको लैंग्वेज वाला सवाल भी हम बताते हैं। तो चलिए, परफेक्ट स्क्वायर से ही संबंधित एक सवाल है। सवाल इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो। तो निम्नलिखित में से किसका जो वर्गमूल है एक परिमेय संख्या में आएगा। तो परिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर यदि कोई माइनस वाली संख्या हो तो इस प्रकार की संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं आती है, जैसे 1 2 3 4 9 0 से लेकर या प्लस माइनस की चीजें या बटा वाला चीजें या फिर रूट में जिसका कि मान फिक्स निकल जाता है, वो सारी की जो सारी संख्याएं हैं वो सारा रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। यदि आपको परिमेय संख्या सीखना है, परिमेय संख्या से संबंधित यदि आपको कोई दिक्कत है, तो मैंने परिमेय संख्या का मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ का देख सकते हैं। क्लास 8 के मैथ में मैंने परिमेय संख्या का बड़ी अच्छा से डिस्क्रिप्शन कर दिया है, तो आप वहां से परिमेय संख्या को समझ सकते। फिलहाल मैंने शॉर्ट में बता दिया कि रूट के अंदर माइनस वाला मोटा मोटी तौर पर छोड़कर, यानी वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रखा जा सके, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, यानी सारी की सारी रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि कह रहा है कि किसका जो वर्गमूल है, किसका स्क्वायर रूट है वो एक परिमेय संख्या है। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाला जो है ये 1250.49, इसका यदि हम ऐसे करके वर्गमूल करें तो वर्गमूल करने के पश्चात यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा आता है, आम इमली जो भी आता है XYZ, वो एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ऐसा कौन सा है जिसका कि वर्गमूल, इसका वर्गमूल चारों में से किया जाए तो वो एक परिमेय संख्या होगी। ये आप ऑप्शन में से छांटिए। तो चलिए मेरे प्यारे बंधु, मैंने आपको पहले जो बताया था कि आप लोग जो है एक से कम 50 तक का मैंने बताया था कि स्क्वायर याद करने के लिए, वो स्क्वायर देखिए यहाँ पर ही काम आता है, ऐसे सवालों में बहुत काम आता है। तो एक का स्क्वायर यदि हम किए थे, स्क्वायर की यदि हम बात करें तो एक का स्क्वायर 1 हुआ था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 626। इतना पर ही हम डाटा को यदि देखें तो ये जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी मैंने 1 से 25 तक के स्क्वायर लिखा है, इसका सबका यदि हम डिजिटल सम निकालने के लिए बैठे तो एक का डिजिटल सम तो एक ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 9 का 9 ही होगा। ये 16 है, 16 का अंकीय योग करेंगे तो 1 + 6 यानी 7 होगा। इसका होगा 5 2 7, इसका 6 3 9, 9 4 9 और 4 13, 13 यानी 1 + 3 मतलब ये 4 हुआ। इसी तरह से
ये 64 का 6 प्लस 4 यानी 10, और 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी 1 हुआ। इसका अगर हम डिजिटल सम निकालें तो 8 एक 9 होगा, इसका 1 होगा, 1 1 2 और 2 इसका 4 होगा, इसका 4 4 8 1 9 होगा, इसका 6 1 7 9 16, 16 का मतलब 1 प्लस 6 यानी इसका डिजिटल सम 7 होगा। इसका 9 9 1 10, 10 6 16, 16 यानी कि 1 प्लस या 9 हटा दीजिए तो 6 1 7 होगा। यहाँ पर 2 2 4, 4 और 5 9 हुआ। यहाँ पर 5 2 5 7 7 6 13, 13 का मतलब 1 प्लस 3 यानी 4 होगा। 8 2 10, 10 मतलब 8 2 10 और 9 19, 1 प्लस 9 यानी कि 10, इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पर 3 2 5 4 ये 9 होगा, 6 3 9 1 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये 4 4 8 8 16, 16 का मतलब 1 प्लस 6 यानी 7 होगा। यहाँ पर 5 2 7 होगा, यहाँ पर 7 5 12, 12 6 18 यानी 8 1 9 होगा, 6 2 8 5 13, 1 प्लस 3 यानी ये 4 होगा। यानी कहने का अभिप्राय है कि मैं यदि सारे स्क्वायर वाला में देखूं तो 1 4 9 7 सब जगह यही चीज आ रहा है। देखिए यहाँ 1 4 9 7 के अलावा क्या कोई दूसरा चीज है? 1 4 9 7, 1 4 9 7, 1 1 4 9 7, 1 4 9 7, यहाँ पर देखिए 9 1 4 9 7 7 9 4। यानी कहने का मेरा ये अर्थ है कि जो जो डिजिटल सम स्क्वायर का जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा 9 होता है। स्क्वायर का जो डिजिटल सम होगा, स्क्वायर का यानी पूर्ण वर्ग जो है, ये पूर्ण वर्ग जो है, ये पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम हमेशा 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। 1 4 7 9 से अतिरिक्त कुछ नहीं, 1 4 9 7 से अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले अब एक चीज और आप देखिए कि स्क्वायर किसी भी चीज का जो होता है, ये किसी संख्या का स्क्वायर है, ये किसी संख्या का वर्ग है। तो स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंत में 8 आता है क्या? देखिए यहाँ कहीं पर भी 8 नहीं आता है, कहीं पर भी 8 नहीं आता है। यानी कहने का अर्थ है 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, 2 3 7 और 8 नहीं आएगा स्क्वायर के अंत में। स्क्वायर के अंत में 2 3 7 8 नहीं आएगा, ये आप पहले से जान रहे हैं कि 2 3 7 8 देखिए यहाँ पर नहीं है। 1 4 9 6 5 कहीं पर भी 2 3 7 8 नजर आपको नहीं आएगा। 2 3 7 6 9 4 1 1 4 9 6 5 यानी पूर्ण वर्ग के अंत में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो 2 3 7 8 जब नहीं आएगा तो यहाँ पर ये 8 है, इसके अंत में क्या है? 8 है, ऑप्शन डी के अंत में 8 है। तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसको तो हम पहले ही क्रॉस कर सकते हैं कि भाई तुम पूर्ण वर्ग नहीं होगे। एक ऑप्शन तो छट गया। अब बाकी 4 और 9 तो आता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिजिटल सम लगाते हैं। अब इसमें भी देखना है कि 1 4 9 7 होता है कि नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसका डिजिटल सम कितना होता है। तो पहला ये है 9 9 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 और 5 9 कट गया, 2 1 3, इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। यहाँ पर चलते हैं तो ये 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 6 2, इसका डिजिटल सम आया 8। इसका डिजिटल सम कितना आया? 8 आया। ये देखिए 3 आया, 8 आया। डिजिटल सम होना चाहिए 1 4 7 9, 1 4 7 9, 1 4 7 9 नहीं है, मतलब ये दोनों भी नहीं होगा। इसका मतलब अब जो ऑप्शन दिख रहा है वही तो होगा। क्यों चेक करें? लेकिन चलिए मैं करके दिखाता हूं। ये 5 4 9 कैंसिल, 3 2 5 और 4 ये 9 कैंसिल। यहां डिजिटल सम कितना आया? 1 आया। इस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आया, एक डिजिटल सम।
1 4 7 9 डिजिटल सम आना चाहिए। यहाँ ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ गया है, मतलब ये वाली जो संख्या होगी यही इसी का जो वर्गमूल जो है अगर निकालेंगे तो एक परिमेय संख्या होगी। इसका वर्गमूल निकालने पर एक परिमेय संख्या होगी। तो इस सवाल में मैंने आपको क्या बताया, परिमेय संख्या क्या है और पूर्ण वर्ग क्या है। और पूर्ण वर्ग होगा तो पूर्ण वर्ग के अंत में क्या नहीं होगा, 2 3 7 8 नहीं होगा, बाकी जो है वो होगा। और डिजिटल सम होगा, वर्गमूल का जब भी अंक वर्ग जो वर्ग निकलेगा, पूर्ण वर्ग जो निकलेगा, वर्ग का जब भी डिजिटल सम हम निकालेंगे तो 1 4 7 9 ही आएगा। वर्ग का डिजिटल सम जब भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 7 9 ही आएगा। अगर 1 4 7 9 के अलावा दूसरा आता है तो उसका जो है वो परिमेय संख्या का वर्गमूल। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये आपके सामने जो सवाल दिख रहा है ये एसएससी सीपीओ 2019 का एक सवाल है। और इसके पहले जो मैंने बताया, इसके जस्ट पहले, वो भी एसएससी सीपीओ 2019 का ही सवाल है। इन दोनों सवालों में समानता है कि ये दोनों एक ही टाइप के सवाल हैं और परफेक्ट स्क्वायर से संबंधित सवाल। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। सेम पीछे वाला सवाल है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो किसका भाई वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। तो आपको पता है कि 2 3 7 8 2 3 7 8 ये जो डाटा है ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं हो सकता। तो इस आधार पर मैं इसको ये वाला छांट दूं, 2 3 7 8 तो बी चला गया। अब आगे हमको ये देखना है कि इसका जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा 1 4 7 9 ही होगा। डिजिटल सम जो है ये 1 4 7 9 ही होना चाहिए। डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 1 4 7 9। पिछले क्वेश्चन में डिस्क्रिप्ट किए हैं कि 1 4 7 9 क्यों होना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं कि उसके अंत में 2 3 7 8 नहीं होता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंतर्गत। दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग आप उठा लीजिए, उसके अंत में 2 3 7 8 नहीं होगा। और यही कारण है कि ये वाला जो है कभी भी पूर्ण वर्ग ये वर्गमूल हो ही नहीं सकता है, परिमेय संख्या का वर्गमूल तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो कैंसिल हो गई। अब ये 2 3 7, अब 1 4 7 9, तो 1 4 7 9 डिजिटल सम देखते हैं कि किसका आता है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ 7 और 2 9, यहाँ पर 5 और 4 9 कैंसिल, 6 8 14, 14 का मतलब 1 + 4 यानी ये वाला आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आया, 5 आया, मतलब ये नहीं होगा। हमको तो 1 4 7 9 आना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया, ये 6 3 9 कैंसिल हो गया, 2 1 3 और 6, 2 1 3 और 6, ये 9 आ गया। ये कितना आ गया, इसका डिजिटल सम 9 आ गया और इस कारण से ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक करते हैं। ये 9 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 6 2 8 हो गया। 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। होना चाहिए 1 4 7 9 में से कोई, ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा जो उत्तर है ये सी नंबर होगा, 61.96। ये एक वर्गमूल जो है परिमेय संख्या का वर्गमूल है। तो इस आधार पर आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीख रहे हैं और थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर का एक आध सवाल लिया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए आपके सामने बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है और ये भी जो है पूर्ण वर्ग से रिलेटेड सवाल है। परफेक्ट स्क्वायर जो टॉपिक मेरा चल रहा है उसी से संबंधित सवाल है। सवाल है कि 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 375 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं,
गिनती की संख्या को जो कि एक से शुरू होके 1 2 3 4 इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलती है। ये गिनती की संख्या विषम गिनती की संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्या है। अब 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें से विषम वाला सेलेक्ट करना है। कौन सा? विषम। तो दो प्रकार से ये बनता है, एक सम एक विषम। तो एक के बाद एक अल्टरनेट करके ये विषम आता है, एक के बाद एक अल्टरनेट करके क्या आता है? विषम आता है। तो यहाँ पर देखें, यदि हम एक के जगह पर हम पहली संख्या को यदि n मानते हैं, पहली संख्या को क्या माने? n, तो दूसरा संख्या हमारा कैसे बनेगा? ये वाला बनेगा इसमें दो जोड़ने में। जैसे एक है पहला संख्या, अगर एक है तो एक में दो जोड़ेंगे तभी तो तीन बनेगा। यदि पहला संख्या 3 है और 3 में दो जोड़ेंगे तभी ना ये 5 आएगा। और इस प्रकार से ये क्या होगा? विषम होगा। इस प्रकार से ये क्या होगा? विषम होगा। तो विषम का मतलब होता है कि दो जोड़ जोड़ के निकालते हैं, हालांकि सम में भी वही बात है। तो पहली संख्या अगर n है तो दूसरी संख्या हमारा जो दूसरा विषम होगा वो n+2 होगा, और इसी प्रकार से लगातार तीसरा विषम जो है ये n+4 हो जाएगा। कहता है 3 लगातार, इसी कारण से पहला n होगा तो लगातार n+2 और लगातार n+4 होगा। ये एक n के जगह यदि रखें तो एक, और ये 3 और ये 4 1 5। तो इस प्रकार से ये 3 लगातार विषम प्राकृत संख्या हुआ। अब कहता है इसका योग मतलब जोड़, इसका जोड़ कितना? इसका योग किया जाए तो ये बनता है 375। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऐसा होता है। तो कहता है इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो ये हमारा n है, यानी इसका वर्ग कितना होगा। तो सबसे पहले ये तो पता चले कि भाई तुम कितने हो, n कितने हो तुम, तभी तो इसका वर्ग निकालेंगे। तो चलिए पता करते हैं। 1 2 3 ये हो गया 3n प्लस 2 4 6 बराबर 375। तो n बराबर 375 में से 6 जाएगा तो ये बन जाएगा 5 जाएगा 70, 369 अब बटे ये 3 आएगा तो ये आएगा 123, यानी n बराबर आ गया 123। n बराबर आपको क्या निकल गया? 123। अब हमको 123 का एक्चुअल में वर्ग करना, 123 का वर्ग। अब हम वर्ग क्यों करते रहे लंबा चौड़ा, तो चलिए इसको डिजिटल सम लगाते हैं। 2 1 3 और 3 6, 2 1 3 और 3 6, और 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 36, और 36 का मतलब 3+6, यानी इसका डिजिटल सम 9 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया? 9। अब देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 9 है, वही हमारा आंसर होगा। ये 9 हो गया, ये 3 है, किसका डिजिटल सम 4 हुआ, तो नहीं होगा। 9 कैंसिल, 5 2 7 1 8 1 9, डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 9 आ गया, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। बाकी भी चेक कर लीजिए। 8 1 9 कैंसिल, 5 2 7 1 इसका डिजिटल सम 8 आया। यहाँ पे चलिए तो 4 5 9 कैंसिल, 5 2 7 और 1 8 इसका डिजिटल सम 8 आया। तो डिजिटल सम 9, डिजिटल सम 9। तो ये दोनों ऑप्शन मैचिंग कर गया, LHS RHS इक्वल हो गया, इसी कारण से ये हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। तो इस प्रकार से जो है हम इसे सवाल को बना सकते। अब स्क्वायर की तरह से ही ये परफेक्ट, जैसे स्क्वायर हम लोग देखे थे, सेम टू सेम परफेक्ट क्यूब है, या इसको क्यूब रूट भी कहते हैं, हिंदी में पूर्ण घन या घनमूल कहा जाता है। तो 11 का क्यू का मान आपको बताना है कि इसमें से कौन सा। तो इसको 11 का क्यू का मतलब 1 1 2 2 का क्यू ये बन के आया 8। हम देखेंगे कि डिजिटल सम 8 कौन सा हो रहा। तो ये देखिए 3 1 4 और 4 ये 8 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो। दूसरा चेक करते हैं। तो 2 1 3 3 6 1 7 ये नहीं होगा। यहाँ आते हैं 9 1 10, ये 9 कैंसिल हो गया, 2 1 3 1 4 हुआ, ये भी नहीं होगा। यहाँ आते हैं तो 6 1 7, 6 1 7 7 4 11 11 1 12, यानी कि ये बन गया 3, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही जल्दी और आसानी से हम
डिजिटल सम के माध्यम से परफेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा तो बड़ा से बड़ा स्क्वायर या क्यूब को भी हम ऑप्शन के सहारे तुरंत निकाल पाए। आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल है कि पर कितना जो है ये परफेक्ट सब क्यूब है, इसका मान क्या होगा। -8 का होल क्यूब प्लस -4 का होल क्यूब प्लस 12 का होल क्यूब का मान क्या होगा। इस सब का होल क्यूब का मान क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम डिजिटल सम का सहारा लेते हैं। तो 8 का क्यू यदि हम करते हैं तो 8 8 8 64 8 512 ये बनता है। 512 बनने का मतलब 512 यानी 5 1 6 और 6 और 2 ये कितना बन गया, 8 ही बन गया। अब चूंकि 3 बार है तो ये माइनस होगा, एक बार माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इस प्रकार से ये -8 होगा। फिर ये माइनस होगा, अब 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 और 64 का मतलब 6 + 4 यानी 10 और 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1। -8 -1 और प्लस यहाँ पर 12 का क्यू करना है तो 1 + 2 3, 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27, 27 का मतलब 2 + 7 यानी 9, 2 + 7 का मतलब 9। और इस प्रकार से -9 + 9, तो ये तो रिजल्ट आ गया 0। ये क्या आ गया रिजल्ट, ये डिजिटल सम 0 आ गया। देखते हैं किसका डिजिटल सम 0 होता। तो यहाँ पर देखिए 8 2 10 5 15, 15 का मतलब 1 + 5 यानी ये 6 हो गया। 1 + 5 मतलब ये 6 हो गया। यहाँ पर 9 कट गया, 5 तो ये 7 हो गया। यहाँ पर 5 2 7 1 8 हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो 5 2 7 1 8 1 9, 9 या 0, या तो 9 बोले या 0 बोले बात बराबर है। और इस कारण से ये 0 आया या इसको 9 बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैं अच्छी तरह बता चुका हूं, या तो 0 या 9 दोनों इक्विवेलेंट, तो 0 या 9, तो ये 9 या 0, तो इस प्रकार से हमारा 1152 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि 35 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान ज्ञात करते हैं। तो 35 का क्यूब, इसका यदि हम मान ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए 3 और 5 8 हुआ, 8 का क्यू करेंगे 512 होगा। 512 का मतलब 5 1 6, 6 और 2 8 होगा। ये बन गया 8, ये बन गया 8 प्लस, अगर 1 + 0 यानी 1 का क्यू यानी 1, 8 1 कितना बन गया 9। तो हम देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 9 है, वही हमारा आंसर होगा। ये 4 और 5 कैंसिल हो गया, ये 2 7 9 9 4 13 यानी इसका डिजिटल सम 4 आया। ये नहीं होगा, यहाँ पे आइए 4 5 9 4 4 8 हो गया इसका डिजिटल सम। यहाँ पर आइए 4 3 7 8 15 यानी 5 1 6 हो गया, ये नहीं होगा। अब ये तो होगा, चलिए निकाल लेते हैं। 4 3 7 7 8 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 का मतलब 2 + 7 यानी 9। चलिए एक सवाल है ये घनमूल चढ़ा हुआ है इस प्रकार से, 3 यहाँ पर है और कहता है कि इतना इज इक्वल टू व्हाट, इन चारों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो चलिए डिजिटल सम निकालते हैं। 8 1 9 कैंसिल हो गया, 4 3 7 और 2 9 ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6 2 8 1 9 यानी इसका जो डिजिटल सम आया वो 9 आया। डिजिटल सम कितना आया, 9 आया। तो हम देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 9 है। तो 7 1 8 6 14, 14 का मतलब 1 + 4 इसका 5 हुआ। 7 4 11, 11 और 6 17 यानी 1 7 ये 8 हुआ। ये 7 5 12, 12 6 18 यानी 1 + 8 यानी 9। ये हो गया, ये इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नंबर। सवाल है कि 33 75 का घनमूल किसके बराबर है।
यानी 3375 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर, इन चारों में से किसके बराबर। तो इस प्रकार के सवाल में पहले एक छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मान लीजिए एक, तो एक ही होगा। अगर हम 2 को उठा के देखते हैं तो 2 का क्यूब बन के आता है 8, 2 का क्यूब बन के आता है 8। इस चीज को हम 8 पर इस तरह के चढ़ा के बराबर लिखते हैं 2, यानी 8 का जो घनमूल है वो क्या है, 2 है। इस प्रकार से 2 का जो घन है वो कितना है, 8 है। तो ये फॉर्म होता है। तो इसी प्रकार से इसमें चेक करना है, तो इसमें चेक करना है, तो इसमें चेक करने के लिए हम पहले इसका डिजिटल सम और इनमें से किसी एक का डिजिटल सम बराबर करना हो। तो ये इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो 3 3 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 का मतलब 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 9। अब हम देखते हैं कि किसका डिजिटल सम, तो 15। तो इसी प्रकार से 15 का निकाले तो 5 1 6, 6 का क्यू करेंगे 216, और इसका डिजिटल सम 9। इस 25 का निकालेंगे तो 5 2 7, 7 का क्यू 343, डिजिटल सम 1। इसी प्रकार से 35 का 5 3 8 का क्यू 512, और 512 5 1 7, 5 1 6, 6 2 8, डिजिटल सम 8। और 55 का निकालेंगे तो 5 + 5 10, 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1, और 1 का क्यू का मतलब 1। तो डिजिटल सम 1 हो गया। तो इस प्रकार से मैचिंग कौन कर रहा है, 9 वाला। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर। देखिए आपके सामने एक सवाल है 62.25 गुना 4 प्लस 4.64 भागा 4 माइनस 2.5 इंटू 2.5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 63.21 माइनस 5.8 इंटू 9 प्लस 3.3 भागा 3 प्लस 2 ऑफ 4.5। तो इस इतने बड़े सवाल को देखिए डिजिटल सम के आधार पर हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ही अगर हम इसको तोड़ दें तो ये 3.3 भागा 3। अब मैंने बताया था कि आपको नीचे में यदि 3 रहे या 3 का कोई भी गुणक रहे तो उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर हम 3 से इसको कैंसिल करें तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 11। ये रिजल्ट आ गया 11। ये रिजल्ट क्या आ गया, 11 आ गया। अब यहाँ पर 4 और 5 यानी 9, 4 और 5 कितना हो रहा है, 9। और ये ऑफ का मतलब गुना होता है। तो 9 को यदि हम किसी भी चीज से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट 9 ही आता है। और इस प्रकार से ये 9 बन के आया। ये कितना बन के आया, 9 बन के आया। +1 यानी ये 2 बन गया, 2 बन गया। यहाँ 9 से फिर गुना हो रहा है, तो 9 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो ये 9 ही होगा। ये क्या, 9 होगा। यहाँ पर 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3 हो गया। ये क्या बन गया, ये 3 बन गया। तो इस प्रकार से हमारा, अब चलिए यहाँ हम लोग इधर डील करते हैं। तो ये बन गया 2 5 7, ये भी 2 5 7, और 7 और 7 गुना होके 7 7 49। 49 का मतलब 4 + 9 यानी 13। 13 का मतलब 1 + 3 यानी ये वो बन गया 4। ये क्या बन गया, 4 बन गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ के नीचा में 4 है, यहाँ के नीचा में क्या है, 4। तो 4 है, तो 4 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 6 4 10, 10 4 क्या हो गया, 14। 6 4 10, 6 4 6 10, 10 4 14। 14 का मतलब 1 + 4 यानी 5/4। 5 क्या बन के आया, 4। तो 4 में हम 7 से गुना करते हैं, तो इस प्रकार से नीचे वाला 1 हो जाएगा। 7 5 35, 35 का मतलब 3 + 5 यानी ये वाला टोटल बन के आया 8। क्या बन गया, 8। अब यहां पर आते हैं। यहां पर देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15। 15 का मतलब 1 + 5 यानी ये बन गया 6। 6 गुना 4 यानी 24।
24 का मतलब 2 + 4 यानी कि 6 बन गया। ये क्या बन गया? 6 बन गया। और इस प्रकार से इस 9 और इस 9 को हम नेगलेक्ट मान के चल सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 + 8 14 -4 यानी 10 और माइनस ये वाला 3 और 2 5 हुआ। तो 10 - 5 यानी 5। यही आया इसका डिजिटल सम। अब ऑप्शन में देखना है कि किसका डिजिटल सम 5 आता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 2 4 8 12 12 का मतलब 1 + 2 यानी इसका डिजिटल सम 3 हुआ। ये नहीं होगा। यहाँ पर 9 कैंसिल हो गया। 3 3 6 2 8 डिजिटल सम। यहाँ पर 8 2 10 2 12 2 14 14 का मतलब 1 + 4 यानी 5 आया डिजिटल सम और यही हमारा उत्तर हो गया। इसको यदि हम चेक करते हैं तो 6 5 11 यानी 1 और 1 इसका डिजिटल सम 2 और ये नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा उत्तर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल है और इसमें डिजिटल सम कैसे अप्लाई होगा ये हम आपको दिखाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट या किसी भी इंटरेस्ट वाला सवाल के साथ किस प्रकार से जो है आप इसको डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है कि 12,900 रुपया को 18 महीना के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से जो अर्धवार्षिक देय है, कैसा देय है? अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली निवेश किया जाता है तो प्राप्त राशि क्या होगी? प्राप्त राशि क्या होगी? कहीं पर यदि हम पैसा लगाते हैं तो प्राप्त राशि हमको जो आता है टोटल वो मूलधन में से जोड़ के आता है। तो यहाँ पर मूलधन है 12,900 रुपया मूलधन है। तो जोड़ के जब हमको ब्याज आएगा, इसके साथ ब्याज जुड़ के जब आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 12,900 से ज्यादा तो जरूर होगा और ज्यादा होने के कारण ये ऑप्शन क्योंकि 12,900 से कम है इसी कारण से ये नहीं होगा। पहली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 18 महीना है तो 18 महीना है तो 18 महीना को हम 2 से गुना कर देंगे क्योंकि अर्धवार्षिक में जानते हैं कि समय डबल हो जाता है। अर्धवार्षिक या छमाही में समय को दुगना किया जाता है। तो ये हो जाएगा 36 महीना और इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 महीना 1 साल तो 36 महीना 3 साल यानी 3 वर्ष हमारा ये समय आ गया। और यदि हम दर की बात करें तो दर छमाही होने पर आधा हो जाता है, आप जानते हैं। तो दर हो जाएगा 8%। और इस प्रकार से इसमें एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, मिश्रधन बराबर, चूंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पर पावर समय, यही होता है ना। तो मूलधन यहां पर हम इसका मिश्रधन निकालने, टोटल प्राप्त राशि मतलब टोटल मिश्रधन, प्राप्त राशि मतलब टोटल मिश्रधन। तो मूलधन हो गया 12,900 गुना 1 प्लस दर बटा 100 तो ये हो गया 108 बटे 100 पर पावर समय 3 साल। अब इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे, इसके डिजिटल सम से मैच कर देंगे। चलिए ये 9 कैंसिल, 2 1 ये बन गया 3 गुना ये 8 1 9 और 9 का हम क्यू करेंगे तो 729 बनेगा जो कि 7 2 9 हो जाएगा यानी ये आएगा 9 और 9 गुना कुछ भी करते हैं तो हमको 9 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से डिजिटल सम कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम देखते हैं कि किसमें डिजिटल सम मैच कर जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहां पर 7 2 9 कैंसिल हो गया और 6 3 9 कैंसिल हो गया, 5 8 13 13 2 15 15 5 20 20 का मतलब ये इसका डिजिटल सम 2 आया। इसमें आते हैं तो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 3 6 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, बच गया 5 5 10 1 11 11 का मतलब डिजिटल सम 2 हुआ। ये 9 कैंसिल हो गया,
8 1 9 कैंसिल हो गया, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26 का मतलब ये तो पहले कट चुका है। चलिए इसमें आते हैं, अब यही तो हमारा आंसर होगा, फिर भी देख लेते हैं। ये 6 2 8 1 9 कैंसिल हो गया, ये 5 4 9 कैंसिल हो गया, बच गया 2 8 10, 10 8 18, 18 का मतलब 1 प्लस 8 यानी 9, और यही हमारा डिजिटल सम मैच कर गया। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर है। और इस प्रकार से मैंने आप लोगों को डिजिटल सम का अप्लाई एवरेज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, परसेंटेज में, इस कई प्रकार के जो चैप्टर हैं उन सब में, यानी जहां जहां कैलकुलेशन आ रहा है उन सब में जो है मैं आपको डिजिटल सम के बाद का अप्लाई बता दिया। इस प्रकार से आज हमारा डिजिटल सम समाप्त होता है। और अब अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि जरूर अच्छा लगा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, तो आप जो है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिए, और कोई डाउट रहे तब भी पूछिए। और इस प्रकार से जो है आप हमारे सेशन को लाइक करें, मेरा मनोबल ऊंचा करें। इसी आशा विश्वास के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का लेकर फिर आगे आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।